सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने तकरीबन 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर वनडे सीरीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। तमाम पाकिस्तानियों को, क्रिकेट टीम को, क्रिकेट बोर्ड को और तमाम आवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। इससे, इस जीत से आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ एक मुस्बत खबर जब आती है तो उसकी ज़ाहिर है एक मनफी खबर जो है वो फॉलो करती है। मनफी खबर ये, कल के दिन ही हमने इस शो के ऊपर गुफ्तगू की कि इंडिया अगर तो नहीं आता चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर, तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर तो क्या होगा। आज बाकायदा तौर पे भारत की तरफ से ये बयान जारी हो चुका है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर इंडिया शिरकत नहीं करेगा अगर तो वो पाकिस्तान में खेली जाएगी। उसके अलावा जो उनके बाकी जो बयानात हैं वो यही कहते हैं कि अगर आप किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे चीज़ों कर लेंगे तो हम खेल लेंगे। अब पीसीबी का क्या मौक़िफ़ होगा, हुकूमत पाकिस्तान और भारत की हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अली का भी इसके अंदर टेक आ जाए कि सर हम एक बाकायदा तौर पे सीरीज़ जीत के आए हैं 22 साल बाद। देर आए दुरुस्त है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया और सीरीज़ जो है 2-1 हम जीते हैं। यकीनन बहुत ही मुबारक की मुस्तहक है टीम, और इसमें कुछ लोग जो है रंग में भंग डाल रहे हैं ये कह कर के जी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बी टीम खिलाई, बल्कि वो तो कहते हैं कि B- टीम खिलाई आखिरी मैच के लिए। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, और उसकी एक उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया इनआर्ग्यूबली क्रिकेट की दुनिया की बेस्ट टीम है। और वो क्यों है बेस्ट हमेशा से और इतने अरसे से, उन्होंने कैसे मेंटेन की है। वो कभी भी बेस्ट नहीं रह सकते थे अगर उनके पास खेलने वाले सिर्फ 11 होते। उनका एक बहुत बड़ा बेंच है। सो उन्होंने अगर अपने 5 प्लेयर्स को रेस्ट करवाया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी अभी वो 10 को भी रेस्ट करवा दें तो भी वो एक बहुत शानदार टीम है। सो पाकिस्तान अगर वहाँ पर जीता है तो ये बहुत खुशाइंद बात है। अच्छा, जिस तरह हम हारने पे तो करते ही हैं, मजबूरी होती है, लेकिन जीतने पे इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये पहली बात कि अभी पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया पाकिस्तान में और अब ऑस्ट्रेलिया को हराया ऑस्ट्रेलिया में। दोनों सीरीज़ में एक कदर मुश्तरक थी, और वो क्या थी कि यहाँ पर भी पिच बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी और वहाँ पर भी पिच बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी। बॉलर्स छाए हुए थे। सो एक तो हमें ये समझ आ गई है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ऑल्दो ये समझ आने में 77 साल लगे हैं क्योंकि मतलब वसीम, वकार, इमरान, सरफराज, आप गिनते चले जाइए, शोएब, इन सब के बाद किसी को पता नहीं लगा कि हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है। ठीक है, अब खुदा का वास्ता है वापस फट्टे बनाने ना शुरू कर दीजिएगा। जो आपकी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आ रही है इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है या नहीं पहुंचता। सपोर्टिंग पिचेस बनाएं जिसमें तमाम खेलने वालों के लिए कुछ ना कुछ हो। ये हो गई बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि बहुत अरसे से पाकिस्तानी बॉलर्स को तनकीद का सामना करना पड़ा था। ओए वो पुराने बॉलर नहीं रहे, ओए हुनो खुराका नहीं रही। अब तो टेल एक्सपोज हो भी जाती है तो वो टेल ही आगे से इतना लंबा स्कोर कर देती है, तो फ़ायदा क्या ऊपर वाले खिलाड़ियों को जल्दी आउट करने का। जब वसीम, वकार होते थे तो टेल फ़ौरन उड़ा देते थे। आप ये देखें, इस दफ़ा टेल जल्दी उड़ाई है ना पाकिस्तानी बॉलर्स ने। फ़र्क क्या था? आपने देखा 3-3, 4-4 स्लिप्स खड़ी हुई हैं। आपने देखा है कि जब शुरू में अगर अर्ली विकेट्स गिर गई हैं तो उसके बाद पार्ट टाइम बॉलर्स नहीं लगाए गए कि आखिर में बचा लें अच्छे बॉलर्स को। फौरी तौर पे अच्छे बॉलर्स ही लगे रहने दिए कि यार इसको ख़त्म करो, आखिरी 10 ओवरों तक बॉल जानी ही नहीं चाहिए। ये अब इस पे जाहिर है हमें सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रिजवान की तारीफ़ करें इस पर, और हमें रिजवान की तारीफ़ करने में कोई बुराई भी नहीं है, मतलब हमारी उससे कोई दुश्मनी तो नहीं है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि ये कॉमन सेंस है। ये अगर बाबर नहीं करता था तो ये बाबर का प्रॉब्लम था, और ये जो कर रहा है वो शायद तारीफ़ का मुस्तहिक नहीं है क्योंकि इतनी कॉमन सेंस वाली बात है। हमारे यहाँ पे जितनी कप्तान को वो दी जाती है ना इम्पोर्टेंस, मेरा नहीं ख्याल, मतलब हम देखते हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं, हम इंडियन क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं, ऑस्ट्रेलियन को, कप्तान को इतनी इम्पोर्टेंस किसी दुनिया में नहीं दी जाती जितनी यहाँ पे दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई तारीख़ी तौर पर बहुत अजीम कप्तान आए हैं,
मसला ये हमारे पास ऐसा ऐसा तोहफा आ जाता है जिससे जान छुड़वानी मुश्किल हो जाती है। सर बिल्कुल ये दूसरे सर अगर आप एक कंपैरिजन ड्रॉ कर लें बिटवीन रिजवान एंड बाबर, हमने इधर ही बैठ के बात की थी कि रिजवान है या बाबर है, इट्स वन एंड द सेम। शायद हम भी थोड़े से गलत प्रूव हुए कि रिजवान ने बाबर वाली चीज़ें नहीं की इन 3 मैचेस के अंदर। आया अभी 14 तारीख को T20 भी शुरू हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 3 मैच वो भी हैं और वो मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वनडे में देखें ना हमारा रिकॉर्ड रिलेटिवली T20 से बेहतर रहा है और अभी भी है शायद, और इसके बाद और बेहतर हो जाएगा। लेकिन T20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जिन प्लेयरों को रेस्ट भी कराया वो उनके अंदर उनको कहेंगे यार भरपूर अंदाज में आओ। और T20 अब वो फॉर्मेट है जिसको ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें देखेंगे हम जब 14 तारीख के बाद होगी, इधर ही बैठ के हम बात करेंगे। दूसरा सर बाबर की कप्तानी जो है, इसका मतलब है अक्सी इस चीज़ की करती है कि वो शख्स जो किसी के खाने पर जाता है या किसी पार्टी पर जाता है, कहीं जाकर कहते हैं 9 बज गया मैं घर जा रहा हूँ, तो वो वाली अप्रोच थी। रिजवान जो है वो घर बंद करके आते हैं, वो मतलब तक रह के आते हैं, उस तरह की एक अप्रोच उन्होंने हमें दिखाई। ये अपनी जगह बात रही सर। दूसरा मुझे इसमें एक और चीज़ भी लगती है सर, अंदर की बात मैं नहीं बता रहा, मुझे नहीं पता अंदर की बात, मैं तो सिर्फ जो मैच देख के मुझे महसूस हुआ है, आपने जिस तरह एक एनालॉजी पेश की, रिजवान जो है ना वो प्लान के मुताबिक खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबर को बाकायदा तौर पर प्रॉब्लम थी डाटा एनालिस्ट्स के साथ कि ये मुझे क्यों बता रहे हैं कि मैंने क्या करना है। सो वो जानबूझकर शायद प्लान के ऑफ जाते थे ऑन पिच मैच के दौरान, ऐसा महसूस होता है। अब बाकी सर नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द टीम, और बाबर प्लेड ब्यूटीफुली, बाबर भी अच्छा खेले। और देखें ना सर, देखें आप और मैं हमेशा एक बात करते हैं कि जब हम शो कर रहे होते हैं और हमारे पास कुछ ज़बरदस्त किस्म का गेस्ट आ जाए तो हमें बड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, हम सवाल पूछते हैं और वो जवाब देते हैं। जैसे अभी अमेरिका ट्रांसमिशन जो थी जिसमें बात करें, उज़ैर यूनुस साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको हमने यही कहा कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो सिमिलरली इसी तरह कि जब आप क्रिकेट के अंदर भी आ जाएँ और बैट्समैन को मेहनत ही ना करनी पड़े, मतलब अगर वो 147 जो आज का स्कोर था, 140 था, उसको चेस कर रहे थे तो बड़े सुकून में कर रहे थे। तो अगर आप इसी पॉलिसी को अपना लें और पिच फेवर कर रही हो आपको, तो आप जो है बॉलर्स के ऊपर सारा प्रेशर डालें और आप प्रोड्यूस बॉलर, मतलब आपकी नेशनल पॉलिसी क्रिकेट की वो योजना चाहिए कि यार हमने ज़्यादा से ज़्यादा ना बॉलर निकालने हैं और बैट्समैन को रिफाइन करना। देखिए इसमें ना बड़ी अभी जाहिर है, ये तो एक सीरीज़ था, पहला मैच पाकिस्तान क्योंकि चेज़ नहीं कर रहा था तो पाकिस्तान हार भी गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी हो गया कि टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि मतलब पाकिस्तान जो है वो जो अच्छी बात है ना आखिरी 2 मैचेस की, जब पाकिस्तान को टोटल छोटा मिलता था ना, पाकिस्तान फिर भी पहले 50वें ओवर में ही ख़त्म करता था, स्लो खेलना शुरू कर देता था, मैच फंसा लेते थे। इस दफ़ा छोटे टोटल पे अग्रेसिव माइंड फ्रेम के साथ गए हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। आगे जाके मैचेस अभी हमने हारने हैं, जीतने हैं, ये सब कुछ चलता रहेगा, इंट्रोस्पेक्शन और बेहतरी आनी चाहिए। और T20 शुरू हो रही है हमारी एक ही दरख्वास्त है, बाबर और रिजवान इकट्ठे ओपन मत करें, ना करें इस दफ़ा। और ये देखेंगे हम रिजवान का अगर ये मौक़िफ़ हमसे वो है सेम है तो फिर ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। लास्टली बस इंडिया के जो हमने कल इसके ऊपर तमाम बातें तो कर ली थी, बट सिर्फ अपडेट है ये हमारे व्यूअर्स के लिए कि इंडिया ने बाकायदा तौर पे अब ऐलान कर दिया कि हम नहीं आएंगे। ये किस चीज़ को डेटरमेंट करेगा, आई थिंक ओवरऑल सब छोड़ दें, मुल्की सियासत भी छोड़ दें, आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप, बोर्ड टू बोर्ड भी छोड़ दें, क्रिकेट का नुकसान होगा। एक ऐसी राइवलरी जो सिर्फ उसका मुकाबला शायद एक हद तक एशेज़ करता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सूरत में, वो उससे भी ऊपर है पाकिस्तान इंडिया का मैच, यकीनन उससे ऊपर है। रेटिंग्स इस बात का सबूत है। तो इस चीज़ को अगर आपने डिप्राइव करना है हमारे अवाम को और अपने अवाम को, तो ये भी एक इंट्रोस्पेक्शन का सर एक बायस बनता है कि आपको करनी चाहिए और आपको अपनी डिसीजन भी रिविजिट करनी चाहिए। अब जाहिर है जैसे मैं शुरू में कहा कि इट्स अप टू पाकिस्तान इन द सेंस के नकवी साहब ने भी कल के दिन या परसों के दिन जो बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि अगर तो उनकी तरफ से बाकायदा इनकार होगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स थी तब तक, वो उन्होंने तस्लीम नहीं किया, अब तो उनका एक हतमी बयान है, तो उस हतमी बयान की बायस वो हमारी गवर्नमेंट से रुजू करते या नहीं करते, वो एक बात हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगी और हम इधर ही बैठ के उसके ऊपर फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। सर थोड़ा आगे चलते हैं प्लीज़। सर खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ढेर सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, लाहौर चेंबर है, सियालकोट का अपना होगा, मुल्तान का अपना होगा, कराची में अपने, एक्सेट्रा। सो सारे चेंबर जो है वो बिज़नेस एक्टिविटी का मुआयना करते हैं और उन्होंने इस दफ़ा एक मुतालबा किया हुकूमत से कि जो आपका 5 डे वर्किंग वीक है
उसकी वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है और आपका जो काम करने का तरीक़ाकार है उसके अंदर दिक्कत पेश आ रही है। आप 5 दिन के अंदर वो चीज़ें नहीं कर सकते जो इस चीज़ की हमारे मुल्क को ज़रूरत है। निशानदेही उन्होंने की सबसे पहले स्टेट बैंक की तरफ और उसके बाद हुकूमती इदारों की तरफ। हुकूमती इदारे भी जो है आपको पता है बिजली की कंजर्वेशन की वजह से वो अब अपना 5 डे वीक करते हैं। एक ज़माने में 6 डे वीक होता था, सैटरडे भी ऑन होता था। इस चीज़ को वापस लाने के लिए चेंबर ने दीगर चेंबर्स ने अपना एक मुतालबा रखा है गवर्नमेंट की तरफ कि ना सिर्फ आप अपने हुकूमती इदारों को करें बल्कि अगर इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर से कोई शख्स आएंगे जो कि सैटरडे को भी काम करेंगे वो बैंक्स होंगे, क्योंकि स्टेट बैंक को भी एज अ हुकूमती इदारा उन्होंने किया। सो बेसिकली वो एक और रूट से आ रहे हैं कि स्टेट बैंक के ज़रिए प्राइवेट बैंक्स भी छठे दिन काम करें, जो कुछ करते हैं कुछ नहीं भी करते, और हुकूमती जो इदारे हैं वो इसके अंदर बाकायदा तौर पे 6 दिन काम करते हैं। उसके साथ साथ बैंक्स की कुछ ब्रांचेज होती हैं जो मतलब और वो कहने सारे ही मतलब सैटरडे ऑन हो बेसिकली। सर इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सर इसके अंदर हमें जो कल हम बात कर रहे थे, जो हमने कल सारे दिन कह रहा हूँ हमने शो के ऊपर कैपेसिटी चार्ज और सर्दी के मौसम के बायस जो हमने बातें की कि हुकूमत चाह रही है बिजली ज़्यादा यूज़ करें, एक उसकी भी एक मुझे हल्की सी झलक इस खबर में नज़र आती है कि वो चाह रहे हैं कि अगर एक एडिशनल दिन आ जाए हफ्ते के अंदर, उस दिन की बिजली जो है वो भी अकाउंट फॉर होगी और वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी। तो अब प्राइवेट सेक्टर कैसे रिएक्ट करता है, स्टेट बैंक कैसे रिएक्ट करता है, हुकूमती इदारे कैसे रिएक्ट करते हैं, वो देखना है हमने। हुकूमत इटसेल्फ ये बयान उन्होंने जारी किया कि ये प्रपोजल जो है ये अंडर कंसिडरेशन है। देखिए बात यह है कि हुकूमत ने परसों ये ऑफ़र करके कि आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें हम आपको यूनिट में रिलीफ दे देंगे, उन्होंने रास्ता तो खोल दिया है 6 वर्किंग डेज़ का। ठीक है, बिजली बचत की वजह से ही 5 किए थे ना, तो रास्ता तो खुल गया है। इस पैगाम से हुकूमत के कि आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें, 2 चीज़ें साबित होती हैं कि बिजली भी वाफिर है और दूसरा ये कि आपको टैरिफ पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि अब हमारे पास दूसरा चैलेंज है स्मॉग। ठीक है कि आप अगर 6 वर्किंग डेज़ करती हैं तो फिर गाड़ियाँ ज़्यादा निकलेंगी, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा दिन चलेंगी और जो है वो आमदो रफ्त और सारे मामलात करके स्मॉग फिर कंट्रीब्यूट करेगा। जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना वो ये है कि ये बहस आज की नहीं है, ये बहस मैं तकरीबन को 20 सालों से होता देख रहा हूँ। कभी कहा जाता है कि जी 5 डेज़ कर दिया जाए, कभी कहा जाता है जी 6 डेज़ कर दिया जाए। बुनियादी बात यह है कि यूरोप में तो कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने तजुर्बा करके देखा है 4 डेज़ का। अच्छा, और वो तजुर्बा कामयाब रहा है। यहाँ पर मसला ये नहीं है कि 5 डेज़ अ वीक है, क्योंकि अब वो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अपना बयान है कि जी वो बड़ा मसला होता है कि लोग जुम्मे के बाद वापस ही नहीं आते, तो आप हफ्ता ऐड कर दें। देखिए वो जुम्मे के बाद अगर लोग आ भी जाएं पाकिस्तान में वर्क एथिक अच्छा नहीं है, लोग काम नहीं करना चाहते, लोग काम नहीं करते। अगर एक्चुअली काम करना शुरू कर दें तो हफ्ते में 3 दिन भी बहुत होते हैं। सर एक तो ये, दूसरा आपको याद होगा सर ये चीज़ जो है ये एक काफ़ी देर बाद आई थी हमारे बचपन में कि आपका संडे फर्स्ट वर्किंग डे होता था और संडे टू थर्सडे आपके वो होते थे 5 डेज़ होते थे और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे आपका जो है वो एक वीकेंड होता था। फिर हमने इसको चेंज किया बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं उनसे आपने इसको इक्वेट किया। अभी रिसेंटली जो यूएई के अंदर जो ममालिक हैं उन्होंने भी यही चीज़ जो है की है। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि आपने ये नहीं देखना कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है, आपने एक हद तक ये भी देखना है कि यार जब हमने कारोबार करना है उस दिन बैठ के, सैटरडे के दिन फ़र्ज़ करें, तो उस दिन बाकी मार्केट कितनी खुली, दुनिया किस नौयत के से बिज़नेस कर रही है। तो अगर आप तो अपना फ़ैसला कर लेंगे सैटरडे को हम अपना काम करेंगे और फ़र्ज़ करें बाकी दुनिया बंद पड़ी है उस दिन, तो आप क्या काम करेंगे। तो आपने बेसिकली अगर आपने ट्रेड करना है, कुछ भी चीज़ करनी है, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपने जो वर्क एथिक की बात की और ख़ासतौर पर जुमे का आपने जिक्र किया, तो ये डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के अंदर ये एक कंप्लेंट जो है ये सब करते हैं, लेकिन उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी मजहबी चीज़ से, ना वो ऐसी मैं बात कर रहा हूँ। वो तो देखें ना, एक टाइम मुख्तस किया हुआ है जिसके ऊपर आपने जाके अपनी जुमे की नमाज़ अदा करनी है, तो वो करके उसके बाद वो कुछ लोग एलोंगेटेड उसको एक लंच आवर के अंदर कंबाइन कर लेते हैं और उसके बाद जब आते हैं तो फिर थोड़े से घंटे रह जाते हैं। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आप अगर इस तरह की चीज़ कर ही नहीं है कि आप लॉन्गर वर्किंग डेज़ बना रहे हैं, आप वर्किंग आवर्स पे भी मुआयना करें थोड़ा सा। हमारा यहाँ पे एक 9 to 5 जो है वो एज अ प्रिंसिपल तो है,
लेकिन उसको प्रैक्टिकली कौन यूज़ करता है ऐसे नहीं होता। आप मुझे खुद बताएं, आपने कभी अगर किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी हो, आप 9 to 5 पे अमल करते हैं। को आपका बैंक मैनेजर का दोस्त हो या जानने वाला हो, आपकी ब्रांच वाले में आपका बड़ा अकाउंट हो, वो आपके साथ 6:15 तक भी बैठा रहेगा, 6:30 तक भी काम करेगा आपके ऊपर। सो असल में वर्क एथिक और जो प्रिंसिपल है उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। इस तरह से आप एक दिन बढ़ा के कुछ शायद अचीव नहीं करेंगे। यकीनन बात यह है कि यहाँ पर तो आपने जिस तरह से जिक्र किया ना कि ईद आने से एक हफ्ता पहले दफातर में कहना शुरू कर देते हैं कोई भी साइल आए कि ईदो बाद होएगा, ईदो बाद होएगा। ठीक है, तो जहाँ पर ये चल रहा हो वहाँ पर मसला जुम्मा हफ्ते का नहीं है, वहाँ पर मसला ये है कि आप, और ये हम ये नहीं कह रहे कि यार तुम ऐसे हो और ये गलत है, हम अपने आप को इसमें गिनते हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा अपना वर्क एथिक ठीक नहीं है, ठीक है। मतलब आप अगर खुद ठंडे दिमाग से सोचें कि आप जब दफ्तर जाते हैं तो क्या करते हैं, आप गिनना शुरू करें कि सबसे पहले सोशल मीडिया चेक होता है, फिर नाश्ता मंगवा लिया जाता है, फिर अगर आप प्रोडक्टिव आवर्स गिने तो वो 2-3 से ऊपर नहीं होंगे, चाहे आप 9 to 5 बैठे में। सो ये एक बहुत बुनियादी मसला है। यहाँ पर देखें, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सेटअप की यहाँ पर कंपनीज एग्जैक्टली चाइनीज़ मॉडल पर। मतलब वो चाइना गए, वहाँ पर उन्होंने एक फैक्ट्री देखी, चाइना को उन्होंने कहा कि मुझे एग्जैक्टली इसका रेप्लिका बना के दो पाकिस्तान में, ठीक है। वो रेप्लिका बना, मतलब यहाँ तक कि उसमें इतना ख्याल रखा गया था कि एक जूता अगर इस कन्वेयर बेल्ट पे आएगा और इधर से उतरेगा तो उसमें अगर वहाँ 23 सेकंड लग रहे थे तो यहाँ भी 23 सेकंड लग रहे थे, लेकिन प्रोडक्टिविटी हाफ से भी नीचे थी। उसकी वजह ये है कि वो जो एक छोटा सा भी अगर काम है जिसमें फिज़िकल लेबर की ज़रूरत है तो वो उसको सही तरह सरंजाम नहीं दे रही थी। दूसरी चीज़, जिस तरह से आपने कहा ना कि जी वो इस पर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जो ये रिपोर्ट है उसमें ये भी शामिल है कि जी आप यूएई में अभी भी शायद फ्राइडे को छुट्टी होती है, तो हम जो है उनके साथ मैच करें तो आप सैटरडे को वर्किंग डे बना लें या संडे को बना लें, इस तरह की कुछ प्रपोज़ल है। बात ये है कि आप कुछ भी करके देख लें, आपके पास ऑलरेडी इस मुल्क में ही कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। पिंडी के आधे से ज़्यादा बाज़ार जुम्मे को छुट्टी करते हैं, फैसलाबाद के आधे से ज़्यादा बाज़ार जुम्मे को छुट्टी करते हैं, के आधे से ज़्यादा बाज़ार जुम्मे को छुट्टी करते, मतलब लाहौर आ जाएंगे तो जुम्मा ओपन है, हफ्ता इतवार छुट्टी है। सो अगर आप मुल्क में ही नहीं यूनिफॉर्मिटी पैदा कर पा रहे तो फिर आपने बाहर वालों के साथ कैसे टैली करना है? सर एक तो बिल्कुल ये वाली बात कि टैली कैसे करना है, और इसके साथ साथ जाहिर है आप देखें हर बिज़नेस जो है ना यहाँ पे अपना कर, जैसे आप गाड़ियों वालों को देख लें, शोरूम्स जो होते हैं, शोरूम्स की एक छुट्टी होती है कि जी संडे को खुले होंगे, जुम्मे को गाड़ी जो बायर है वो संडे को निकलता है। सो देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी एज सच इस सारी चीज़ के अंदर, और इसको बार जाहिर चेंबर ने इसकी निशानदेही की है, गवर्नमेंट इसके ऊपर आसानी कर रहा है। आगे जाके इसके अंदर क्या नतीजा निकलता आया, 6 डे वर्क वीक बनता है नहीं बनता, ये हम आगे जाके देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर चले चलते हैं सर हम ज़रा अमेरिका की तरफ, लेकिन अमेरिका में थोड़ी देर रहेंगे, वापस आ जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अब प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं अमेरिका के, अगले 4 साल वो वहाँ पे हुकूमत करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी बाकायदा तौर पे ये चीज़ तस्लीम हुई। कोई किसी किस्म का हमें धांधली का और किसी और चीज़ का कोई सबूत डेमोक्रेटिक पार्टी ने ना पेश किया। एक हल्का सा एक शुरली सी थी कि जी रशिया ने बड़े इंटरफेयर किया, लेकिन वो भी ज़्यादा इस दफ़ा चला नहीं। ज़ाहिर है ये अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब हारे होते तो इसके अंदर ज़्यादा इसके मुहरक़ात होते, बट अलबत्ता वो जीत गई। तो ज़ाहिर है मुबारकबातों का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। तमाम मुल्की लीडर्स जो हैं उन्होंने ट्विटर के ज़रिए, ज़्यादातर बल्कि तमाम ही मैं कहूँगा, उन्होंने जिन्होंने फ़ोन नहीं किया, जिन्होंने फ़ोन किया भी होगा, उन्होंने ट्विटर के ज़रिए ज़रूर अपना एक पैगाम पहुँचाया कि हम आपके साथ हैं, हम बाकायदा तौर पे ना सिर्फ तस्लीम करते हैं आपको एज़ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड, बल्कि हम एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप आने वाले सालों में चाहते हैं आपसे, जिससे आपका भी फ़ायदा और ज़ाहिर है हमारा भी फ़ायदा हो। उसी के अंदर उस फहरिस्त की जो लीडर्स हैं उनके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। मसला ये हुआ कि उन्होंने भी ट्विटर के ज़रिए ये मुबारकबाद दी डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद ट्विटर के अंदर एक मुझे भी नहीं पता था ये पहले तक, बट एक इस किस्म का मैकेनिज़्म है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक ही बात के ऊपर निशानदेही कर रहे हों
कि तो वो ट्विटर उसका एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, यूज़र क्रिएटेड कॉन्टेक्स्ट कहते हैं इसको। तो वो जब ज़्यादातर लोगों ने स्क्रीन पे भी लोगों को नज़र आ रहा होगा, लोगों ने कहा तो वो यूज़र क्रिएटेड कॉन्टेक्स्ट ये था कि जी मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर ट्विटर को बैन किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो अपने मुल्क के अंदर VPN ऑन करके अब डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका प्राइम मिनिस्टर भी एक हद तक बुनियादी तौर पे, क्योंकि आपको पता है PTA की तरफ से VPN की यूजेज भी बैंड है, वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इस पॉलिसी की, और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद भी देनी थी। तो इसका तो सर बड़ा बेहतरीन तरीका ये भी था कि हम एक अच्छी सी एक ईमेल कर जाते, मतलब AOA डोनाल्ड करके नीचे सारा मुबारकबाद का मैसेज करते और वो तमाम अखबारात के अंदर और मीडिया के ऊपर शाया हो जाती। क्योंकि हम हैं तो देखेंगे ट्विटर बंद करने का मतलब ये कि हम ओल्ड स्कूल जा रहे हैं, हम ज़रा पुरानी पॉलिसीज़ और दकियानूसी अप्रोच के ऊपर जा रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये थोड़ा सा एक ट्विटर क्वार्टर्स में और जगहों पे ये थोड़ा मजाक भी हो रहा है हमारा, तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको वेरी होना चाहिए और केयरफुल होना चाहिए कि अब देखिए ना, ये हमें बता दें अगर कि जी स्टेट लीडर्स जो उनका ट्विटर खुला है, आपका ट्विटर बंद है आवाम का, उसमें हम एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन हम एंड में समझ जाते कि यार कभी कभार मुबारकबाद भी देनी पड़ती है, तो उनके ट्विटर के ऊपर तो ये पैगाम ना आए। तो ये सर एक थोड़ी सी चीज़ हुई है, इसके ऊपर हम एक तो ये बात कर लेते हैं इस ट्वीट के ऊपर, दूसरा कि ये बैन जो है ये कब तक चलना है, क्या होना है इसके ऊपर, आया आगे जाके हमने ये ऐसा दौर हम देखेंगे जिसके ऊपर ट्विटर जो है वो खुल जाएगा या नहीं देखेंगे? देखिए, बड़ी खिफत का सामना हुआ है, शर्मिंदगी तो हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अब वो ट्वीट जब भी कोई खोलता है नीचे इतना बड़ा डिस्क्लेमर चल रहा होता है। सो मसला ये है कि जिस तरह से आपने मशवरा दिया ना कि अखबारों में छपवा लेते हैं, वो बेसिकली ईमेल अगर लिख के उसका प्रिंट आउट लेके 1400 बाई 1400 का एक एल्बम आर्ट डिज़ाइन हो जाता, वो एल्बम आर्ट हम में से किसी को कहते कि आप ट्विटर पर शेयर कर दें और सारे उसको आर्टी कर देते। प्राइम मिनिस्टर के अपने अकाउंट से जब ट्वीट जाती है ना और नीचे ये आता है तो वो बहुत शर्मिंदगी की बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसके फ़ौरन बाद एक और चीज़ हुई। उसके फ़ौरन बाद हुआ ये कि किसी ने पीछे से सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि सभी ट्विटर बंद कर देते हैं। सो VPNs के ऊपर एक क्रैकडाउन हुआ आज के दिन मतलब मैं तकरीबन शाम मुझे 6 बजे के करीब ये मैसेजेस आने शुरू हुए कि हमारा अब VPN के साथ भी ट्विटर नहीं चल रहा। जाहिर है वो जो मकबूल VPNs थे उनको तो उन्होंने कर लिया। जब मैंने अपने प्ले स्टोर पर जाकर, मैं तो सिर्फ ये जानने की हद तक कर रहा था, वरना मुझे पता है कि अगर गवर्नमेंट ने मना किया हुआ तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जब सबसे VPN लिख के सबसे पहला जो आया उसको जब इंस्टॉल किया तो चल पड़ा। अब जाहिर है जो मकबूल हैं, मशहूर हैं, उनको इन्होंने बंद कर दिया है। फ़िलहाल जो पॉपुलर नहीं है वो चल रहे हैं। 2 से 3 दिन में जो पॉपुलर हैं, जो बंद हैं, वो भी ओवरकम कर जाएंगे उस बंदिश को जो कि PTA ने किया और वो भी दोबारा चलने शुरू हो जाएंगे। सो इसको बंद नहीं किया जा सकता, ये तो है पहली बात। हाँ, आप सीधा गिरफ्तारियां शुरू कर दो इस बात पर कि देखें आपने अगर ट्वीट किया तो यकीनन कोई VPN ही इस्तेमाल किया होगा। हाँ, तो फिर ये हो सकता है कि लोग इस्तेमाल करना ही बंद कर दें, लेकिन फिर भी क्या होगा, लोग फिर फेक अकाउंट्स बनाएंगे, बजाय कि अपने नाम के करने से फेक अकाउंट से करेंगे, जो कि मज़ीद एक ख़तरनाक बात है। दूसरा, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि जी ये क्या होगा, कब तक चलेगी बंदिश, मेरा इस पे बड़ा सादा सा जवाब है। वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप USA के प्रेसिडेंट बन गए हैं। USA इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, इंडोर्स्ड बाय इलॉन मस्क, जो मालिक हैं ट्विटर के। एग्जैक्टली। अब आप किस तरह से ट्विटर बंद रखेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। सर देखें, आप दुनिया की डायनामिक्स कितनी चेंज हो रही हैं कि एक ज़माने में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन US का, उसमें इस तरह भी वो चीज़ हुई, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, एक्टर्स हो गए, आपके मशहूर तरीन सिंगर्स हो गए, आपके और पीपल ऑफ पावर हो गए, वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते थे। अभी भी आप कामला हैरिस की देखें तो हैरिसन फोर्ड बहुत बड़ा एक्टर है, उसने कंट्रीब्यूट किया, उनके कार्डी बी जैसे लोगों ने कामला हैरिस को किया, ट्रंप के पास एक अपना भी एक है रोस्टर। लेकिन आप देखें सारी तमाम खबरें जो हैं वो गर्दिश की इर्द गिर्द इलॉन मस्क के। और इसमें एक और चीज़, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो बताया जा रहा है कि ट्रंप जो रोगन के पॉडकास्ट पे गया, कमाला हारिस इनविटेशन के बावजूद नहीं गई। अच्छा, हालांकि अगर कमाला हारिस चली भी जाती, जो रोगन के साथ अगर आर्ग्यूमेंट होता, कमाला हारिस को नहीं वोट पड़ना था इन एनी केस, लेकिन सबका दिमाग वहां पे जा रहा है कि फैक्टर। अच्छा, इसी तरह इंडिया जो मोदी साहब को
बीजेपी को कम सीट्स मिली हैं, सब के सब इंडिपेंडेंट जो वीलॉगर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी इनकी वजह से ये हुआ, इनकी वजह से। बिल्कुल सर, आप देखिए अब डायनामिक कितना चेंज हो गया मीडिया लैंडस्केप के अंदर। अब देखिए जो रोगन जो है ना, उसके करीब, मैं कहता हूँ कि करीब भी कोई नहीं आता है इन टर्म्स ऑफ व्यूअर ट्रैक्शन। जितना व्यूअर और जितनी व्यूअरशिप, लिसनरशिप जो रोगन अट्रैक्ट करता है, ही इज़ द बिगेस्ट पॉडकास्टर इन द वर्ल्ड। ये सीधी बात है, मतलब कोई इसको रिफ्यूट कर सकता है तो फैक्ट्स और फिगर से करके दिखाए मेरे साथ। उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप चले गए। और जो रोगन जो है, अब उसने अपने शो का जो एक टिल्ट है वो एक सियासी नौयत पे भी किया हुआ है, अब वो एक पॉलिटिकल कमेंटेटर की तरफ है। और जो रोगन का कमाल क्या है सर, बैठ के सुनता है। जो रोगन के तमाम पॉडकास्ट का स्टाइल आप उठा के देख लें कि वो बैठ के अगले की बात सुनेगा, उस पर बिल्ड करते रहेगा, वो अपने किसी एजेंडे के साथ नहीं आता। ये आने वाले दौर के अंदर एक चीज़ है। उसके साथ साथ जो मेरी पिछली बात थी, इलॉन मस्क के बारे में एक चर्चा हुआ कि जी ये इलॉन मस्क जो है वो इससे एंडोर्स कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। हेड ऑफ द कर्व था, उसने देखा यार कि हमें तो नज़र आ रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, क्योंकि कामला हैरिस जो हैं उनके ऊपर जो बैटिंग का रेट इलेक्शन से 5 दिन पहले था, उस इलेक्शन डे पे भी वही रहा, डोनाल्ड ट्रंप का वेरिएबल था। अब ये एक फैक्टर हो सकता है और बड़ी चीज़ें। एनीवेज सर, बिग टेक, बिग आईटी, ये सारी इंडस्ट्री जो है ये अब ड्राइव करेगी इस चीज़ को। जो आपके रॉकफेलर और रॉथशाइल्ड और सारी जो जूश लॉबी वगैरह कहते हैं, ये अब एक अदद इलेक्शन के पास ये पीछे बैकग्राउंड में चले जाएंगे। ट्विटर के आप देखें, इलॉन मस्क ने तो सर अपनी एक एंडोर्समेंट से अपनी कंपनी का कैपिटल जो उसका जो भी कहते हैं उसको, वो 1 ट्रिलियन कर लिया, जिससे उनकी वेल्थ होगी $300 बिलियन। ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। $300 बिलियन उनकी वर्थ है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अब इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आ जाए हमारी तरफ कि यहाँ पे अभी तक बहस जो छिड़ी हुई, ये भी टेक का एक मसला है ना। बहस ये छिड़ी हुई है कि जी आया अपने अवाम को ट्विटर देना है या नहीं देना। ये किस किस्म की पॉलिसी है, ये किस किस्म के आप दौर में रह रहे हैं। आप देखें ना, या तो फिर एक बात करें, आप दो बातों को कन्फ्लिक्ट ना करें। एक तो बात ये हो सकती है कि जी हमने दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में AI हो जाए, ट्विटर मीडिया हो जाए, उसमें कम्पीट करना है, हमने अपना हिस्सा डालना है। या फिर आप तस्लीम कर लें इस बात को जी कि अभी हमारा मुल्क तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। हमारे अवाम दे डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस। हमारे अवाम जो है वो इस चीज़ की अहलियत ही नहीं रखते। ये बात करें तो फिर उसके ऊपर बात कर लेते हैं और फिर बंद रखें बेशक, या फिर खोलें। देखिए, इलॉन मस्क अगर पाकिस्तान में होता ना तो उसको बहुत हेट ईमेल मिलती। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक होने को एक बुरी बात समझा जाता है। वो उधर खुल्लन खुल्ला अलल ऐलान एक सियासी पार्टी के साथ, एक सियासी लीडर के साथ उसने दिखाया कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया, इनको पाकिस्तान को समझ आने की ज़रूरत है कि हर चीज़ सियासी होती है। हम हर चीज़ में से कहते हैं कि सियासत को निकाल दो, ठीक है, इसका तो कुछ सियासी मोटिव होगा पीछे। भाई तो सबका होता है, देयर इज़ नो सच थिंग एज गैर सियासी। आपको याद होगा मोदी साहब ने आज से कुछ साल पहले जब कहा था कि हमने इन रोड्स बनाने हैं, हमने तारें बिछानी है इंटरनेट की, तो सबसे पहले मार्क ज़करबर्ग ने इंटरेस्ट शो किया था कि सारी इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मैं फिर उसके बाद जिस तरह की टाइमलाइन मेरी हुआ करेगी, मैं इन्फ्लुएंस कर सकूंगा वोट्स को। वहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। ये यहाँ पर होता तो एक बहुत बड़ा मसला हो जाता। सो अब समझने की ज़रूरत है कि न्यू मीडिया जो है वो करेगा इन्फ्लुएंस, और इसका कोई इलाज नहीं। बहरहाल सर, देखते हैं हुकूमत क्या करती है इसके ऊपर। देखें, ये एक एम्बैरसिंग मोमेंट था। इसके बाद से क्या हमारा रद्द-ए-अमल होता है इसके ऊपर आगे जाके देखें। यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, हम अब गुफ्तगू करेंगे लोगों के कैरेक्टर के ऊपर। सर हमने कीचड़ उछालना है? सर नहीं, सर वो बात नहीं है। सर आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर आपको अगर कुछ भी आप कर रहे हैं, वो वीज़ा हो जाए, आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं उसके दाखिले के लिए, आपकी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके लिए, और बहुत सारी और चीज़ों के लिए आपको बनवाना पड़ता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और वो बनता है आपके मुतलका थाने से कि जी इस बंदे का करेक्टर ठीक है। एक तो ये बुनियादी तौर पे ये गुफ्तगू जो है कि यार पुलिस वाला मेरा करेक्टर जज कर रहा है, ये क्या बात है। लेकिन ज़ाहिर है वो इस तरह से होती है कि वो एक NOC होता है कि जी इस शख्स के ऊपर कोई भी FIR नहीं है और दीगर इल्ज़ामात जो हैं वो इस शख्स के ऊपर नहीं है, तो ये बंदा जो है साफ़ व शिफाफ है।
तो मतलब 62 और 63 भी जो है वो उसके ऊपर लागू नहीं होती। अच्छा, तो सर उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा अगर क्लैरिटी लाएँ, ये एक अच्छी बात है, क्लैरिटी लाएँ कि जो संगीन नौयत के इल्ज़ामात होते हैं या जुर्म होते हैं, जराइम होते हैं, वो तो बाकायदा तौर पे इसके ऊपर आएंगे, यानी कि डकैती हो जाए, खुदा न खास्ता कत्ल करते हैं आप किसी का, आप उसके साथ साथ दहशतगर्दी का आप पे इल्ज़ाम हो, वो इसके अंदर तो डेफिनेटली आएंगे। और उसके बाद वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका नहीं इशू होगा, या इशू होगा तो वो इन सब ये दागी होगा इन चीज़ों के साथ। अलबत्ता पतंगबाजी एक्ट, सर मैंने सीखा कि एक्ट है पूरा उसके ऊपर, वो अंडर एज ड्राइविंग हो जाए, या आपकी लोकल आपकी जो कोर्ट्स हैं के अंदर आपको कोई मुकदमा चल रहा हो तो वो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सो बेसिकली उन्होंने दो एक अलग सर एक चीज़ें बना दी हैं जिसके तहत आप जब भी अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाएंगे और आपको यकीन है कि आपने कोई संगीन नौयत का जुर्म नहीं किया हुआ, तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बाकायदा तौर पे इशू भी होगा और वो क्लीन होगा, उनपे उन छोटे जराइम का जिक्र नहीं होगा। तो लोग जो हैं जब ये बनवाना चाहते हैं, एक तो क्योंकि मुझे भी कभी कभार ये हुआ है कि बनवाना पड़े, ये एक बड़ा टीडियस किस्म का और बड़ा मुश्किल प्रोसीजर होता है कि आप ये पुलिस वालों से आप उस सेम डे निकलवा लें। इसके अंदर भी लाइक मोस्ट थिंग्स जो पुलिस के अंदर होती हैं, जिसके अंदर शामिल है FIR कटवाना, खुद ज़ाहिर नौयत डिफरेंट है दोनों चीज़ों की, ये एक मुश्किल अमल होता है, इसके अंदर आपको इतनी जल्दी ये मिलता नहीं होता। तो आई होप कि इसको करने के साथ साथ वो ये भी चीज़ें करें कि जी कोई शख्स जो है जिसका आपने कंप्यूटर में डेटा फीड किया है तो और वो सब क्लियर है तो उसको उसी वक्त आप एक सर्टिफिकेट देते हैं। जी बिल्कुल, ये इसीलिए नहीं देते कि जी वो कहते हैं हमने तो पता नहीं कितने अजला में भेजनी है आपकी एप्लीकेशन। बात ये है कि अगर अब सारा कुछ डिजिटाइज हो गया है जैसे कि आप क्लेम करते हैं, सुना है हमने, तो फिर क्या ज़रूरत है भेजने की, बस वहीं से आप निकाल दें। तो ये है बहुत इसकी अशद ज़रूरत होती है हर स्टूडेंट को और हर उस शख्स को जिसने बाहर नौकरी करने जाना है। अच्छा, दोनों केसेस में हमें तो ज़रा मुबादला नज़र आ रहा होता है, मतलब नौकरी के केस में तो फौरी तौर पर जो स्टूडेंट भी जा रहा होता है हमारी उम्मीद यही होती है कि वापस नहीं आएगा, अभी तो चलो पैसे लेके जा रहा है, बाद में कमा के भेजेगा। अच्छा, तो ये मैं इससे खुश हूँ, ये जो नया इकदाम है उसकी वजह ये है कि मैं ऐसे कुछ केसेस को जानता हूँ कि उन पर इतना छोटा पर्चा था, कोई मतलब पोजेशन का जो कि इतनी कम थी को मिकदार, कि उसकी एक पेशी हुई जिसमें उनकी बेल हो गई और दोबारा कभी पेशी ही नहीं हुई। सो मतलब वो केस लगना ही गवारा नहीं समझा गया, वो इतना छोटा, वो परमानेंट रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए, वो परमानेंट रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा की है। इसमें थोड़ी सी जो है ना कि अब कौन सा आना चाहिए और कौन सा नहीं आना चाहिए, इसकी मेरे ख्याल में अगर यार्ड स्टिक रखनी है ना तो वो ये है कि अगर किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ है, किसी फ़र्द ने ही कायम की है वो मुकदमा या FIR करवाई है, अगेन उस पर नहीं सोचना चाहिए कि ये कितना छोटा है। मसलन मैं आपकी इसकी एक अगर मिसाल दूँ कि अगर एक शख्स पे 50,000 रुपये के बाउंस चेक का मुकदमा है, FIR है, तो अब वो चाहे 50,000 बहुत छोटी रकम है लेकिन किसी और शख्स के साथ ज़्यादती हुई भी है, तो आप उसको मतलब मेरे ख़्याल में उसको रिफ़्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगेन कुछ ऐसी जो हैं होते हैं जराइम जो कि मतलब किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ नहीं होते। अच्छा, अगेन इसमें जो एक डिबेट होने वाली चीज़ है वो है अंडर एज ड्राइविंग। वो इस तरह से कि जाहिर है अगर वो जो शख्स है वो जो अंडर एज ड्राइवर है, अगर तो उसने किसी को मार दिया है, उसने किसी को ज़ख्मी कर दिया, वो तो एक अलग केस बन गया ना, फिर वो एक अलग केस, वो 2 दफ़े होगी, फिर वो 2 दफ़े हो गई। लेकिन अगर वो उसको तो शायद रिफ्लेक्ट होगा उसके केस में। ये छोड़ने हैं कि वो बस पकड़ा गया, उसने अभी तक कुछ इस तरह का किया नहीं था लेकिन वो अंडर एज था और वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। लेकिन अभी आप इसमें एक और चीज़ ये देखिए कि इसमें तो हमारी अदालतों ने भी कहा है कि जी ये तो इनके बच्चों के पूरे करियर तबाह हो जाएंगे अगर आपने इनको अभी से उनके उसमें डाल दिया रैकेट में। सो फिर वो बात है ना कि सर वो एक किस्म का, तो वो मैं समझता हूँ कि अंडर एज ड्राइवर जो है ना वो एक बेसिकली ऐसा शख्स है जिसने वेपन रखा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इस केस में अगर रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा तो क्या माँ बाप के लिए कोई पेनल्टी पड़ रही है? कुछ तो करें इसको रोकने के लिए। सर बिल्कुल करें। दूसरा इसको रोकने का सर एक और तरीका भी आप देखें, ड्राइवर्स जो हैं उनका बेसिकली अगर तो वो तमीज़ और एक कानूनी दायरे में रहते हुए गाड़ी चलाएं तो शायद वो एक बहुत लो परसेंटेज रह जाती है फिर कि वो किसी का नुकसान कर सकें। आया उनको लाइसेंस के बगैर किसी को गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, ये तो एक फैक्ट रह गया हमारा। अलबत्ता अगर ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि गाड़ी चलाते हैं इस नीयत से कि उन्होंने भगानी है गाड़ी, उनके पैर के नीचे एक तेज़ गाड़ी आ गई है, अब उन्होंने उसको कुछ करना है। इसको मैं सर इसी चीज़ से करूँगा जो शो पे हम कितने बात कर चुके हैं कि देखिए माशरे में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं
अपने आप को वेंट आउट करने की, वो बड़ी कम है। आप देखें एक शख्स जो है वो 18 साल का है, उसने बाहर पढ़ने जाना था, माँ बाप ने कहा नहीं जाओगे तुम, लेकिन चलो यार ये गाड़ी तुम्हें हम ले देते हैं, वो उससे यकीनन बड़े कम पैसों में मिल जाएगी। अब वो कहेगा चलो इस गाड़ी के साथ तो मैं पूरे मज़े लूँ। मैं बड़ी छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको। ये भी तो हो सकता है सर कि हुकूमत जो है वो इस किस्म की एक एक्टिविटी करे सालाना 2-3 दफ़ा, या एक बाकायदा पार्क बना दुनिया भर में। अंदर अमेरिका में चले जाए, हर स्टेट के अंदर एक ड्रैग स्ट्रिप है जहाँ पे जाके आप रेसें लगाते हैं और मुकाबले होते हैं, और उसके अंदर एक तेज़ गाड़ी होती है, एक स्लो गाड़ी होती है, वो उसके इर्द गिर्द अनासर जो हैं, खाना पीना भी चल रहा होता है, एक सोशल एक्टिविटी बन जाती है। मैं तो कहता हूँ एक ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी गाड़ी तैयार करें, एक को बेस्ट लाहौर का लड़का आप प्रोड्यूस करें, वो अपनी गाड़ी, एक अच्छा इवेंट हो जाए, और सेफ्टी मैकेनिज्म सारे, मतलब सड़कें बनी हुई हैं, लोग दूर हैं उससे, सब कुछ वहाँ मौजूद है, ऑल सेफ्टीज़ डाल के, तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। और इसके अंदर पंजाब जो अभी यूथ फेस्टिवल कर रही है उसके अंदर इजाफा करते हुए इस किस्म की कोई एक फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आप इस चीज़ को एड्रेस कर लें। वहीं पे आप छोटा सा एक बूथ लगा लें ट्रैफिक पुलिस का, जिसमें लाइसेंस भी इशू हो रहे हैं, वहीं पे आप जो है खाना पीना भी कर लें। तो मेरे नज़दीक तो हर मसले का हल जो है ना सर, वो नरमी से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं कि आप अगले को इंगेज करें, आप अगले को इस वक्त ब्लेम करें। वो लोग जो इस चीज़ को अब्यूज़ करते हैं कि वो होंगे 14-15 साल के और वो गाड़ी उड़ाई जा रहे हैं सड़क के ऊपर, अगर उनके पास आउटलेट नहीं है और उन्हें कुछ कर दिया, उनके पेरेंट्स को एंड तक तुन के रखना चाहिए, उस बच्चे को भी। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन एक एवेन्यू अगर हो कि यार मैं यहाँ पे भी ये चीज़ कर सकता हूँ, तो फिर वो एक बेहतर चीज़ है। मतलब मैं पहले वाइल्ड लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, हो बहुत कुछ सकता है। यकीनन आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ी सख्ती की जाती है वन व्हीलिंग के खिलाफ, और वो क्यों की जाती है? क्योंकि हर साल वन व्हीलिंग करते हुए बहुत सारे बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अच्छा, सरकार अपनी तरफ से सच्ची है कि वो बच्चों की जानें बचा रही है, माँ बाप भी बड़ा पसंद करते हैं कि सरकार या इनको मना करती है, लेकिन अगर वही ये क्यों करते हैं नहर के ऊपर, ये क्यों करते हैं सड़कों के ऊपर? इनको ऑडियंस चाहिए, ठीक है, एक तो थ्रिल चाहिए, दूसरा ऑडियंस चाहिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेस हो, वहाँ पर अगर कैमरे लगा दिए जाएं, वो कैमरों की ट्रांसमिशन जो है वो चैनल्स पर आए, एक चैनल नया खुल जाए एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। और जहाँ तक बात है लोगों की अपनी जान खोने की, वहाँ पर एक छोटा सा अस्पताल बन सकता है, वहाँ पे रेस्क्यू 1122 होगा, वहाँ पर एम्बुलेंसेज होंगी। अगेन, इन सारी चीज़ों का पैसा कहाँ से आएगा? ये जितने लोग अपने आप को रजिस्टर करेंगे ये सब कुछ करने के लिए, वो भी पे करेंगे, जितनी ऑडियंस देखने आएगी वो भी पे करेगी, जितने एड्स जाएंगे वो भी देख। ये एक बहुत बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम है। ये गवर्नमेंट जो है एक गोल्ड माइन पे बैठी हुई है। यहाँ पे 24 करोड़ आबादी है, जिसमें से हाफ से ज़्यादा जो हैं वो 30 साल से छोटे हैं। वो अपनी जान पे खेल के आपको एंटरटेन करना चाहते हैं, आपको पैसे कमा के, और आप कह रहे हो नहीं, आप कह रहे हैं नहीं। और सर ऐसे भी नहीं है कि ये हुआ नहीं, यहाँ पे ऑटो शोज़ भी होते हैं, यहाँ पे इस किस्म के इवेंट्स भी होते हैं, जहाँ पे रेसेस भी होती हैं, सब कुछ होता है। एक ज़माने में तो मुझे याद है हमारी जो लाहौर की मेन बुलवार्ड है उसको बंद करके, या F1 तो नहीं, A1 एक कैटेगरी, उसके अंदर एक पाकिस्तानी रेसर एक गाड़ी भी उसने चलाई थी। तो ये चीज़ें हम कर चुके हैं, इट्स नॉट एनीथिंग न्यू। बात यह है कि गवर्नमेंट की विजन जो है वो किधर बैठी हुई है। आपने आगे जाके यूथ के साथ सपोर्ट करने के लिए उनको कार्ड देने हैं, लैपटॉप देने, या उनको एक्टिविटी देनी है। बहरहाल सर वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।